जय हिंद। आज हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। श्वसन क्या है? श्वसन वैसी प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, जहां उसे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और जहां कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन कर और जैव ऊर्जा का निर्माण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जैव ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिकाओं में बनता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो श्वसन का दो प्रकार हो जाते हैं, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें अधिक ऊर्जा उत्पादन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और यह प्रथम चरण होता है, इसमें कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब देखते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो पौधों में श्वसन पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों पर महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। उस रंध्र के द्वारा पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं। वहीं जंतुओं में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन की क्रिया शरीर की सतह से विसरण की क्रिया द्वारा होती है। मछली, झींगा, सीप में श्वसन की क्रिया गिल्स द्वारा होती है, जबकि मेढक में श्वसन की क्रिया शरीर की सतह से त्वचा के द्वारा और फेफड़े द्वारा भी होता है। चूँकि मेढक उभयचर प्राणी है और जल और थल दोनों जगह रहते हैं, जबकि मिट्टी में दबा होता है, फिर भी जब वो मेढक मिट्टी में चले जाते हैं तो उसका भी श्वसन शरीर की सतह से त्वचा के द्वारा होता है। ग्लूकोज के विखंडन द्वारा शरीर में जो ऊर्जा तैयार होती है उसे ही जैव ऊर्जा कहा जाता है। जैव ऊर्जा का मुख्य स्रोत एटीपी होता है। एटीपी को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। श्वसन के दो चरण होते हैं, प्रथम अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का प्रथम चरण है। इसमें श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया ईस्ट में पाई जाती है। ऑक्सीजन की कमी में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यही लैक्टिक अम्ल जब हम लोग काफ़ी मेहनत करते रहते हैं, दौड़ते हैं या खेल करके आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पेशियों में या जोड़ों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण जोड़ों के दर्द होने लगती है। फिर भोजन करने के बाद आराम करने से ये स्वयं ही ठीक हो जाता है। इसके बाद आता है वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन का दूसरा चरण है। इसमें प्रथम चरण में निर्मित पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां इसका कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन के द्वारा कॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है और वहां पर इस एटीपी के यानी जैव ऊर्जा के निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और वह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः शरीर से बाहर फेफड़ा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं कि विभिन्न जीवों में श्वसन के कितने मुख्यतः अंग होते हैं। तो श्वसन के मुख्यतः 3 अंग पाए जाते हैं। एक ट्रैकिया है, दूसरा गिल्स है और तीसरा फेफड़ा है। ट्रैकिया वैसे जीवों में होता है ट्रैकिया खुला परिसंचरण होता है, जैसे कीटों में, तिलचट्टा में श्वसन की क्रिया ट्रैकिया द्वारा होती है। वहीं मछली, सीप, झींगा इस सब में श्वसन की क्रिया गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स मछलियों में दोनों गलफारा के आसपास पाया जाता है, दोनों साइड में पाया जाता है और एक धारीदार सजे होते हैं दोनों तरफ। मानव श्वसन तंत्र तो श्वसन तंत्र अंगों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। मानव श्वसन तंत्र में नासिका वेशम, लाइरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव श्वसन तंत्र का पहला अंग है नासिका वेशम। नासिका वेशम यह मुख गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह 2 नासिका छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं और इसका पिछला सिरा नासिका वेशम द्वारा खुलता है। इसमें इसके आगे चलकर 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर एक घ्राण क्षेत्र और एक प्रघ्राण क्षेत्र। निम्न स्तनधारी जंतुओं में ये घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है, जैसे कुत्ता है। इस सब में कुत्ता में घ्राण क्षेत्र बड़ा होने के कारण उसमें सूंघने की प्रक्रिया अत्यधिक होती है, जबकि मानवों में घ्राण क्षेत्र छोटा होता है। वेशम 2 एक चौड़ी हड्डी पट्टी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसे नासिका पट्टिका इसे कहा जाता है। ये नासिका पट्टिका होता है, ये दोनों नासिका छिद्रों को अलग अलग करती है। ये आगे आकर के ग्रसनी, इसे ग्रसनी कहा जाता है। इस ग्रसनी में खुलता है। यह ग्रसनी आगे आकर के यहाँ पर 2 नली खुलती है। ग्रसनी में 2 नली खुलती है। एक नली श्वास नली एवं दूसरा ग्रास नली होता है। ये ग्रास नली और दूसरा ये श्वास नली या कंठ, इसको कंठ कहा जाता है। यहाँ पर एक रचना पाई जाती है, इसको वॉइस बॉक्स या लाइरिक्स कहा जाता है। ये इस कंठ नली, श्वास नली
के ऊपर एक चौड़ी पट्टी रचना होती है जिसे एपिलॉक्टिस कहा जाता है। जब हम लोग भोजन करते हैं उस वक्त ये लहर को बंद कर देता है और भोजन ग्रास नली में चली जाती है। कभी कभी खाना खाने के वक्त हम लोग बातचीत करने लगते हैं या ध्यान कहीं अदर जगह भटक जाता है, तो ऐसी परिस्थितियां में कभी कभी भोजन ग्रास नली में जाने के बदले श्वास नली में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण ये इधर से रिवर्स मारते हैं और भोजन बाहर निकलता है। इसी के कारण हिचकियाँ आती है। अब ये हवा जो बाहरी वातावरण से हम लेते हैं, इसके बाद ये स्वरयंत्र के द्वारा ग्रास ट्रैकिया में पहुंचता है। ये ट्रैकिया अर्धपूर्ण वलय का एक पतले हड्डी के द्वारा बने होते हैं। इस ऐसे जो पूर्ण वलय नहीं अर्धवलय होता है और इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। आगे आकर के यह 2 भागों में बट जाती है, ये इधर और इधर। इसका ब्रोंकस कहा जाता है। आगे चल कर के ये दोनों बट जाते हैं जिसे ब्रोंकस कहा जाता है, और ब्रोंकस आगे आकर के कई शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं जिसे ब्रैंकियोलस कहा जाता है। और ब्रैंकियोलस आगे आकर के जो छोटे छोटे गांठों में विभक्त हो जाता है, इसे वायु कोष्ठिका कहा जाता है। अब पढ़ते हैं फेफड़ा के बारे में। तो फेफड़ा गुलाबी स्पंजी होता है। यह 2 बाएं और दाएं वक्ष गुहा में स्थित होता है और 2 फेफड़े पाए जाते हैं। यह गुलाबी रंग का होता है। यह जिस गुहा के अंदर बंद होता है इसको पैलाइटल प्लूरा कहा जाता है। यह दोहरी झिल्ली में बंद होता है। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इसके बीच में एक गुहा पाई जाती है जिसे पैराइटल गुहा कहा जाता है, और इसमें एक द्रव भरे होते हैं जिसे पैराइटल द्रव कहा जाता है। यह द्रव फेफड़ों को घर्षण से बचाता है और बाहरी आघातों से भी बचाता है। ये स्थानीय हृदय का होता है। यहाँ पर हृदय स्थित होते हैं, हीमोग्लोबिन यहाँ पर उपस्थित होता है। जो ही यहाँ पर बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन प्रवेश करता है और यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है, वह ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर यहाँ फेफड़े से ब्लड हृदय में चले जाते हैं, जहाँ हृदय उन रक्त को पूरे शरीर में परिसंचरण कराता है और रक्त कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचते हैं, जहाँ पर उसका ग्लूकोज द्वारा पूर्ण विखंडन होता है, और वहाँ पर एटीपी जैव ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हीमोग्लोबिन टूटता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। यहाँ ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण में होता है, जबकि हीमोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर वह अशुद्ध रक्त के रूप में हृदय में पहुँचता है, जहाँ हृदय फेफड़े में पहुँचाता है, और फेफड़े में आकर फिर वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 2 भागों में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। श्वसन की क्रिया में ये डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये डायफ्राम जो होता है यह वक्ष गुहा और हृदय गुहा, ये वक्ष गुहा और उदर गुहा को विभाजित करती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ फैल जाती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चली जाती है। मानवों में श्वसन की क्रिया इसी तरीके से संपन्न होता है। मानव एक साथ 600 ml हवा अपने साथ ले सकता है, जबकि अधिकतम 6000 ml हवा एक बार में लेने की क्षमता होती है। लेकिन सामान्यतः एक बार में जब मनुष्य सांस लेता है तो 600 ml वायु अपने अंदर लेता है। सांस लेते हैं तो उसमें वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह 21% होती है, जबकि जब हम लोग छोड़ते हैं तो उस वक्त उसमें मात्रा जो होती है वह 17% होती है, और सांस वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है, जबकि जब हम सांस लेते हैं उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% होती है। सांस लेने और छोड़ने के वक्त भी नाइट्रोजन दोनों स्थितियों में 78% पाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।